नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब जैसा कि माहौल सुधर रहा है, आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, आशावादी भी हो रहे होंगे। आज मैं आपसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं दिव्यांग कम्युनिटी का, दिव्यांग समाज का समर्थन कर रहा हूँ, बल्कि इस बात को जो लोग सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे कि मैंने एक न्याय संगत बात करी है, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक आरक्षण की बात है, आज मैं आरक्षण पर बात करना चाहता हूँ। जहाँ तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण हमारे समाज में 1950 से ही लागू है और बाद में जब भी संविधान में इसे डाला गया और इसको लागू किया गया तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ना ही मैं इसको विवादित बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आरक्षण जस्टिफाइड है, सभी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यदि आरक्षण मिलना चाहिए तो समाज के दिव्यांग व्यक्ति को मिलना चाहिए। मेरी बात से सकलांग लोग भी सहमत होंगे। भाई, आरक्षण और लोगों को मिलता है वो ठीक बात है, लेकिन दिव्यांगों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? दिव्यांगों की स्थिति ये होती है कि वो शारीरिक श्रम से वंचित होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बहुत होते हैं। मैं अपना एक पहले अनुभव बता दूं और उसके बाद फिर मैं आरक्षण की बात को बताऊं कि एक बार अध्यापकों की भर्ती चल रही थी और अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांगों को 3% आरक्षण दिया गया था, जैसा कि अभी भी मिल रहा है। दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत आरक्षण की सीमा बढ़ाई भी गई है 4%, कोई कह रहा है 5%, लेकिन अभी भी ऑन पेपर केवल 3% ही चल रहा है। तो उस अध्यापक परीक्षा में, जो कि मेरिट के आधार पर थी, उस 3% को बांट दिया गया। बांटने में क्या किया गया, 1% जो था वो डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबल यानी कि चलन क्रिया को दिया गया, 1% डेफ एंड डम, मूक और बधिर को दिया गया, और 1% आरक्षण दिव्यांग जो ब्लाइंड होते हैं, नेत्रहीनों को दिया गया। ठीक है, सबको अपना अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन उस आरक्षण में एक बड़ी बात आई समझ में। वो बड़ी बात ये समझ में आई कि देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जो लोकोमोटर डिसेबल है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेता है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और दिव्यांग पढ़ने में तो सारे के ही सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो नेत्रहीन हो, चाहे वो डेफ एंड डम हो। मैं यहाँ पर किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, मैं किसी को अपनी कम्युनिटी से अलग नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रॉबैक क्या रहा कि उन दिव्यांगों की जब मेरिट बनाई गई अध्यापकों की श्रेणी में, तो जो चलन क्रिया के दिव्यांगों की मेरिट थी वो सामान्य श्रेणी के दिव्यांगों की मेरिट से कहीं ज़्यादा थी। क्योंकि ये सामान्य श्रेणी के जो दिव्यांग होते हैं, जो कहना चाहिए जो शारीरिक दिव्यांग होते हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और उनको सब कुछ समझ आता है। भाई, उनको नेत्रहीनता नहीं है, उनको डेफ एंड डम भी नहीं है, तो केवल उनको चलन क्रिया की दिक्कत होती है, पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से जब एक सामान्य व्यक्ति की मेरिट 213 जा रही थी, 213 जा रही थी, उस समय चलन क्रिया वाले दिव्यांगों की मेरिट 246 जा रही थी, 247 जा रही थी। तो इससे एक तो साबित हो गया कि जो चलन क्रिया के दिव्यांग हैं वो पढ़ने में किसी से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही हैं। और उनको आरक्षण का क्या मतलब रहा फिर? जब उनकी मेरिट सामान्य श्रेणी से भी ऊंची जा रही है तो उनको आरक्षण की सीमा से तो वो बल अलग हो गए। यहाँ पर उनको एक नुकसान झेलना पड़ा, और जो कि गलत है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, और दूसरी बात एक और यहीं पे कह देना चाहता हूँ कि डेफ एंड डम और ब्लाइंड पर्सन की मेरिट उनके अकॉर्डिंग काफ़ी नीचे थी और उनकी होनी भी चाहिए। मैं वकालत भी करता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि उनको कहीं ना कोई परेशानी होती है। मैं नहीं समझता कि शारीरिक दिव्यांग को और किसी तरीके की परेशानी होती है। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या में एक बहुत बड़ा प्रतिशत दिव्यांगों का है, लेकिन उनके हिस्सा के बराबर उनको आरक्षण नहीं मिलता।
जो विकलांग अधिनियम 2016 है वो तो दिव्यांगों की कैटेगरी को 21 भागों में विभाजित करता है। उस हिसाब से आरक्षण 5% छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि दिव्यांगों को ना केवल आरक्षण मिलना चाहिए बल्कि उनको आरक्षण का परसेंटेज बहुत अधिक होना चाहिए। अब बहुत अधिक से मतलब ये तो नहीं है कि पूरा पूरा उन्हीं को होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक कहाँ होना चाहिए? हर एक में मत दे दो। दिव्यांगों को आरक्षण हर एक श्रेणी में मत दे दो। अब मान लो मैं बात करता हूँ पोस्ट ऑफिस के डाकिया की, जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता है, तो वहाँ पर आप शारीरिक विकलांग को, शारीरिक दिव्यांग को आरक्षण 0% कर दो, उसको बिल्कुल मत दो। लेकिन वहाँ पर डेफ एंड डम को 50% आरक्षण दे दो। तो वहाँ पर उस डेफ एंड डम की जो मूक और बधिर है, शारीरिक रूप से सक्षम है, पढ़ लिख सकता है, वहाँ पर उसकी उपयोगिता का इस्तेमाल हो जाएगा। वहाँ पर उसको आरक्षण बहुत अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ 50%, भाई इतना ना दो। मेरे ये कहने का मतलब है एक अधिक सीमा तक उस श्रेणी में डेफ एंड डम, और बहुत से ऐसे शारीरिक काम होते हैं जहाँ पर देखिए शारीरिक विकलांग नहीं काम कर सकता, नेत्रहीन भी काम नहीं कर सकता, लेकिन डेफ एंड डम उन जगहों पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर उनके आरक्षण की सीमा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी से जवाब चाहता हूँ, आप सभी मेरी बात का समर्थन अगर करें तो मुझे बताइएगा। और जहाँ पर अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आवाज़ का इस्तेमाल होता है, कई ऐसे पद हैं जहाँ पर आवाज़ का इस्तेमाल होता है। रेलवे में अनाउंसर का पद है, रेडियो आकाशवाणी में अनाउंसर के पद हैं। कई ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर केवल आवाज़ का ही काम होता है। तो ऐसी जगहों पर जो नेत्रहीन विकलांग हैं, नेत्रहीन दिव्यांग हैं, उनके आरक्षण की भी सीमा बहुत अधिक होना चाहिए। तो वहाँ पर उनका समायोजन बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। अब होता क्या है, आरक्षण को हम बांट देते हैं 3 जगह पर। अब कहीं ना कहीं इसमें मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग एडजस्ट हो सकता है, वहाँ पर उसको भी आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो कहने का मतलब है, तो ये बंटवारा जो 1% का कर दिया जाता है, उस 1% के बंटवारे से बचा जा सकता है और आरक्षण की व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है। और जो दिव्यांग समायोजित नहीं हो पाए, बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं, मैंने देखे हैं कई, मेरी भी नौकरी बहुत देर में लगी, और आज भी मैं कई ऐसे दिव्यांगों को देखता हूं जो अभी भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। अक्सर रोज़ हम लोगों को ऐसे संदेश मिलते हैं, रोज़ ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि फला दिव्यांग अभी तक नौकरी नहीं प्राप्त कर पाया, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट है। कई अपने संगठन में, विकलांग साथी ट्रस्ट में कई ऐसे दिव्यांग हैं जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, हमारे कई साथी हैं, सीमा कमल हैं, MA हैं, MEd हैं, लेकिन अभी नौकरी नहीं पा पाई हैं। और भी कई लोग हैं, मैं किन किन की बात करूं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी योग्यता होने के बावजूद भी वो नौकरी नहीं पा पाए। तो ऐसे आरक्षण से क्या फ़ायदा? कई जगह ऐसा आरक्षण मैंने देखा है जहां पर किसी के नंबर 0 आ रहे हैं, लेकिन उसको समायोजित कर लिया गया। क्या दिव्यांग के साथ ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यदि मानसिकता, पहली बात तो देखिए, दिव्यांगों को आरक्षण एक बहुत ही विभागों में बहुत ही मतलब मन मार के दिया जाता है, एक मजबूरी समझ के दिया जाता है। जिस तरीके से बसों में एक दिव्यांग को सीट, कंडक्टर ऐसा लगता है जैसे ही अपना सिंहासन उसे सौंप रहा है, ठीक उसी तरीके से दिव्यांगों के बैकलॉग का रिजर्वेशन उसी तरीके से किया जाता है। बस कंडक्टर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जेब से पैसे जाते हैं, तब वो देता है कि ठीक है भाई आ जाइए, आपको तो फ्री ले जाना है, आप ये है वो है। कई तरीके की बातें, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं समझता हूँ कि जितने भी दिव्यांग होंगे सबका ऐसा अनुभव होगा। लड़ाई झगड़े सभी को करने पड़े होंगे बसों पे चलने से। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है उसको पदों के अनुसार, जो पदों को छांटा जाए, ये पता लगाया जाए कि कौन सा पद किस तरीके की श्रेणी के लिए। अब आप एक नेत्रहीन दिव्यांग है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता और ना ही मैं कहना चाहता हूँ कि अब एक कोई नेत्रहीन दिव्यांग है, उसे अब साइंस का टीचर बना दो, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी का एहसास होगा।
और वो वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस सबसे अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा। अब जैसे हम शारीरिक दिव्यांग हैं, अब हमें तुम कोई ऐसा पद दे दो जहाँ पर हम अपना काम नहीं कर पाएँ, कहीं ना कहीं मुझे अपने साथी को लेना पड़े, तो ऐसे में आरक्षण से क्या फ़ायदा। तो ऐसी आरक्षण व्यवस्था को मैं दिव्यांगों के लिए तो कम से कम उचित नहीं मानता। आरक्षण व्यवस्था वो होनी चाहिए जहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिले। भाई, दिव्यांगों को आरक्षण का फ़ायदा तभी है जब उनका समायोजन पूर्ण रूप से हो जाए। अगर समायोजन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या मतलब है। समायोजन हो, बेरोजगारी कम हो, तब तो बात समझ में आए। अब नाम बदल गया भाई, विकलांगों से हम दिव्यांग हो गए, एक तरीके से प्रमोशन हो गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और शिक्षाएँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गई हैं, और ये भी एक अच्छी बात है। भारत बदल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ये भी अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में कोई भी दिव्यांग उसे कहीं भी जाने में ये नहीं महसूस होता है कि मैं उस जगह पर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो पहले वहाँ पूछते हैं कि क्या मेरी व्हीलचेयर वहाँ तक पहुँच जाएगी, क्या हम वहाँ पर एक्सेस हैं, क्या हमारी एक्सेसिबिलिटी। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनको सोचना पड़ता है। खैर, ये एक अलग विषय हो गया, विषयांतर हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था आरक्षण की। तो आरक्षण की व्यवस्था कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान में एक बड़े परसेंटेज में जो दिव्यांग हैं, पढ़े लिखे दिव्यांग हैं, अब तो सभी पढ़ रहे हैं और अपनी जीविकोपार्जन भी कर। अब होता क्या है कि 20,000 का लोन दे दिया जाता है, दुकान खोल लो, और 20,000 में कितनी दुकानें खुलती हैं ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं 20,000 की लोन के लिए, और शादी अनुदान के लिए, और ट्राईसाइकिल के लिए, प्रमाण पत्र के लिए, पेंशन के लिए। एक निश्चित दायरे में समेट दिया गया है दिव्यांगों को। ये चीज़ नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। इन चीज़ों से हमको निकलना होगा, और हमें अपनी बात को, आरक्षण की नीति को हमें नए सिरे से, ख़ास तौर से दिव्यांगों के आरक्षण की नीति पर बहस होनी चाहिए, और उसका नए सिरे से मूल्यांकन होना चाहिए, और कहाँ पर कौन सा पद है, किसके लिए, कहाँ पर कौन व्यक्ति समायोजित हो सकता है। इससे ना केवल विकलांग अपमान के घूंट को पीने से बच जाएंगे। अरे, मेरा चयन हुआ, जब मैं केंद्रीय विद्यालय में चयनित हुआ तो वहाँ के प्रधानाचार्य ने मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी, और केवल एक ही बात कही, अरे राम, एक ऐसा टीचर, वो भी ऐसा से क्या मतलब है भाई। मैं क्वालिफाई करके आया, विदाउट रिजर्वेशन क्वालिफाई करके आया, तो तब भी मुझे ऐसा सुनने को मिला। तो ऐसी घटना न केवल मेरे साथ है, बल्कि हमारे बीच में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी को इन चीज़ों की रोज़ बरोज़ इन चीज़ों से आमना सामना करना पड़ता होगा। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। तो आरक्षण की नीति जब तक पूरी तरीके से बदली नहीं जाती, तब तक दिव्यांगों को इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत नंबर आ जाते हैं, और नंबर आने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पाता है, और लोग कहते हैं अरे आपकी नौकरी तो, और दूसरी तरफ से समाज का ये भी झेलना पड़ता है, अरे आपकी नौकरी तो लगी जाएगी, आपका कोटा है और आप रिजर्वेशन में हैं, आप तो चाहे कितने आप होशियार हों, चाहे कितने आप अपनी मेरिट से आए हों, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करके आए हों, फिर भी सुनने को यही मिलता है, अरे आप तो दिव्यांग हैं, आपका तो रिजर्वेशन होता है। कितना रिजर्वेशन होता है, कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? आज लगभग 10 करोड़ से ऊपर विकलांगों की सोसाइटी है, और उसमें बहुत से ऐसे भी हैं। अब देखिए, सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सब लोग पढ़ा लिखा भी रहे हैं अपने बच्चों को, ऐसी बात नहीं। अब तो खैर काफ़ी, लेकिन कृत्रिम विकलांगता भी तो है। आदमी नेचुरली विकलांग हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कृत्रिम विकलांगता है, कृत्रिम दिव्यांगता है, वो भी आ जाती है, जिससे हमें परे जाना है। और हमें आरक्षण की नीति को, जो हमने देखा है, जो अपनाई जा रही है हमारे देश में, वो नीति को मैं कतई जस्टिफाई नहीं करता व्यक्तिगत तौर पे। हो सकता है इस बात पे कुछ लोगों को गलत भी लगे मेरी ये बात, लेकिन जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मुझे जहाँ तक कहना है, मैं इसे जस्टिफाई नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इसको पुनः देखे, इसका मूल्यांकन करे, पदों का विभाजन करे, कहाँ पर कौन तरीके का, किस तरीके का विकलांग
समायोजित हो सकता है। इसके लिए कमेटी बनाएं, देखें, अध्ययन हो इस चीज़ पर, तब आरक्षण की नीति का सही तरीके से आरक्षण की नीति लागू हो पाएगी। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात आपको पसंद आई हो, तो मेरी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।